गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट टाइम जो हमने किया था वो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर आपका स्टार्ट किया था, और केमिकल काइनेटिक्स में जो हमने इसमें डिस्कस किया था अभी तक, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स जो क्या होता है आपके पास। इसके बाद हमने किया था कि टाइप्स ऑफ रेट। तो हमने दो टाइप की रेट की थी, उसमें एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट बेटा। और उसके बाद हमने किया था कि जो हमारे पास रेट होती है, रेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। और उसके बेस्ड हमने एक या दो न्यूमेरिकल आई थिंक किए थे। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज ये आ जाएगा आपके पास रेट लॉ। तो आप देखेंगे कि रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट, ये बड़ा टॉपिक रहेगा हमारे पास। तो इसको डिस्कस करने से पहले सबसे पहले क्या करेंगे, एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपने किसी रिएक्शन का एग्जांपल ले लिया, ए प्लस बी बी, दैट इज चेंजेस टू प्रोडक्ट। ये आपने कोई एग्जांपल लिया बेटा। अब आपने 11th में केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ा था, दैट इज लॉ ऑफ मास एक्शन। अगर आप इसको करते हो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, आपने पढ़ा हुआ बेटा टॉपिक मास एक्शन। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता था कि जो रेट होगी, रेट ऑफ एनी रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट रेज टू पावर देयर स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट। यह आपका लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग आता था। बट दिस रेट डज नॉट इक्वल टू experimental rate for some reaction। कि कुछ रिएक्शन के लिए क्या नहीं होता है, ये जो रेट है वो एक्सपेरिमेंटल रेट के बराबर नहीं आती है। तो इसका रीजन क्या होता है बेटा? रीजन एक ही है इसका कि भाई दिस मे बी बिकॉज ऑफ फैक्ट दैट whole moles A and B, और किसके बेटा? ऑफ रिएक्टेंट A and B does not react completely, कि ये completely रिएक्ट ना कर सके हो भाई। तो इसलिए आपके पास ये आता है बेटा। तो अब हम मान लेंगे लेट अल्फा एंड बीटा with the moles of A and B which react completely। तो ये मान लिया बेटा हमने। तो अब इसमें आपके पास क्या एक्सप्रेशन आएगा? therefore rate is directly proportional to product of molar concentration of A and B raised to power alpha and raised to power beta। और इसी एक्सप्रेशन को नाम दिया गया बेटा क्या? दिस इज नोन एज रेट लॉ। तो इसको नाम दिया इन्होंने रेट लॉ। अब आपने क्या करना है बेटा, इसको डिफाइन कैसे करेंगे रेट लॉ? तो देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the rate of reaction is directly proportional to the product of molar concentration of each reactant raised to power some coefficient which may or may not be stoichiometric।
ये स्टोकियोमेट्रिक हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं बेटा। तो ये हो गया आपके पास क्या, रेट लॉ। अब इसमें आप क्या करेंगे, तो इसमें देखिए जो एक्सप्रेशन आपने लिखा, तो यहाँ से क्या करेंगे, आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा दीजिए। जैसे हमने किससे हटा दिया बेटा, इसको के से हटा दिया, तो के ए की पावर अल्फा और बी की पावर बीटा, ये हमारे पास बन गया बेटा। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं वेयर के जो है बेटा, के क्या होगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट, और नोन एज, इसे जो कहते हैं बेटा नोन एज रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक है, तो ये के लिए होता है बेटा आपके पास। अब अगर हमने क्या करना है, के को डिफाइन करना है, तो क्या करेंगे कि इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ वी इज इक्वल टू 1 मोल पर लीटर, कितनी मान ली बेटा, इनकी जो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन थी 1 मोल पर लीटर मान लिया आपने, तो आपके पास यहां से क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, देयरफॉर के इज इक्वल टू रेट। तो के जो है वो रेट के बराबर आ गया बेटा। तो मींस रेट कांस्टेंट को आप डिफाइन कर सकते हैं। तो रेट कांस्टेंट क्या हो गया बेटा आपका, यहां से, तो रेट कांस्टेंट इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन in which concentration of each reactant is taken as unity। यूनिटी का मतलब क्या हो गया बेटा, 1 हो गया। या इसी को आप स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी बोल सकते हैं बेटा, रेट कांस्टेंट इज आल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। या कई बार ये डिफाइन करना पूछते हैं बेटा, स्पेसिफिक रेट से आप क्या समझते हैं, स्पेसिफिक रेट, तो ध्यान रखें आप, स्पेसिफिक रेट क्या हो जाएगी, इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन इन विच concentration of each reactant is taken as unity। जिसमें क्या करते हैं हम, हर कंसंट्रेशन जो होगी किसकी बेटा, रिएक्टेंट की, उसको क्या ले लेंगे, यूनिटी ले लेंगे बेटा। तो ये आपके पास स्पेसिफिक रेट आता है। अब इसके बाद आता है बेटा आपके पास दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेट कांस्टेंट, कि जो रेट कांस्टेंट है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है बेटा। तो क्या क्या आ जाएगी, सबसे पहला आएगा बेटा इट independent than that of concentration of reactant। अब दूसरा आता है बेटा if more is the rate of reaction then higher will be the क्या बेटा, वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। इट मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया बेटा, जितनी आपके पास रेट बढ़ेगी उतना रेट कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती है बेटा। ठीक है, थर्ड आता है बेटा इट डिपेंड अपॉन on the temperature of the रिएक्शन, की रिएक्शन का टेम्परेचर कितना है उस चीज के ऊपर डिपेंड करता है बेटा यार।
नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन द वैल्यू ऑफ rate constant is the value of rate constant is constant. ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास। इसके बाद आपके पास क्या आता है कि यूनिट जो होती है आपके पास, द रेट कांस्टेंट हैज different unit for different order of reaction। ठीक है, ये आपके पास थे, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रेट कांस्टेंट। अब इसमें एक बात का हमने बेटा डिस्कस किया, दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कि भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है बेटा आपके पास। या आप कुछ एक रिएक्शन में एग्जांपल ले लीजिए, जैसे सपोज करो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि भाई कोई रिएक्शन ले लिया हमने बेटा, जैसे मैं सपोज करो 2NO प्लस O2 2NO2। अब आपको मान लो इसमें जो ऑर्डर दिया है बेटा, तो ऑर्डर मान लो आपके पास जो दिया है दैट इज रेट इज इक्वल टू KNO की पावर 2 और O2। ये मान लो आपको रेट ऑर्डर दिया है, मीन्स रेट लॉ दिया है। तो बेटा यहाँ से आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी इसके लिए जो इसका रेट लॉ है। ध्यान रखें आप, रेट लॉ इस तरह से लिखा जाएगा आपके पास। इसमें क्या था, स्टोइकियोमेट्री जो कोएफिशिएंट थे वो एज इट इज ले लिया हमने, लेकिन कई ऐसे एग्जांपल होंगे, जैसे आपको कोई दूसरा एग्जांपल देता हूँ N25 दैट इज चेंजेस टू 2N25 ले लीजिए 4NO2 प्लस O2। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रेट लॉ जो होगा बेटा इस केस में, तो दैट इज K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ N25 और यहाँ पे पावर 1 आई। लेकिन आप देख रहे हैं तो यहाँ पे N2 के कितने मॉलिक्यूल लिए हमने, 2 लिए हैं। इसका मतलब है कि जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो इसकी पावर में नहीं है बेटा। क्लियर है बात? तो ये आपके पास रेट लॉ के लिए एक्सप्रेशन आया। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है पहले आपको समझा ही देता हूं। जैसे हमने कोई रिएक्शन ली थी, फॉर रिएक्शन AA प्लस BB गिव प्रोडक्ट, ये हमने एग्जांपल लिया है, सपोज करो जनरल रिएक्शन का कोई। तो देयरफॉर यहां से रेट लॉ क्या बनेगा बेटा, रेट लॉ इज इक्वल टू रेट इज इक्वल टू K A की पावर अल्फा और B की पावर बीटा। ठीक है, तो यहां से हमने क्या लेना है अब, देयरफॉर ऑर्डर के लिए हमने एक्सप्रेशन लिखना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इसमें जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा बेटा वो ये जो पावर्स है ना, कंसंट्रेशन के जो टर्म्स की जो पावर हैं इनका सम हो जाता है, दैट इज अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब इसको डिफाइन कैसे करोगे आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को, इट इज डिफाइंड एज द sum of powers to which each concentration term raised in rate law expression, कि जो रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है उसमें कोई भी जो रिएक्टेंट होगा उसका जो आपके पास पावर्स होगी कंसंट्रेशन टर्म की, उसका सम होता है बेटा। ठीक है, तो अब इसमें आप एग्जांपल लेते हो, जैसे हमने अभी ऊपर एक एग्जांपल लिया था 2NO प्लस O2 गिव 2NO2। तो यहां से मान लो आपको सपोज इसका रेट लॉ मान लिया हमने बेटा, रेट इज इक्वल टू K NO की पावर 2 और इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ O2। तो अगर आपसे पूछा जाए इसमें कि भाई इसमें बताओ जी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा बेटा
इसमें पावर कितने इसकी, NO की कंसंट्रेशन की पावर है 2 और O2 की पावर है 1। अगर कुछ नहीं लिखा तो 1 पावर होगी बेटा। तो इनका दोनों का सम जो है 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3। तो ये जो है इसमें आपके पास क्या आ जाएगा, इसका ऑर्डर आ जाएगा बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब इसी तरह से हम आगे अगर बात करें तो आगे आता है आपके पास यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर डिफरेंट। तो देखिए बेटा, यूनिट ऑफ के फॉर क्या मान लेंगे हम, nth ऑर्डर मान लेते हैं। मीन्स जनरल एक्सप्रेशन निकाल देंगे, फिर इसमें डिफरेंट ऑर्डर के वैल्यू आप इसमें पुट करते जाइए बेटा। तो आपने एक पढ़ा अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट लॉ एक्सप्रेशन पढ़ा आपने। रिएक्शन मान लिया हमने ए चेंजेस टू प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा, रेट लॉ हो जाएगा रेट इज इक्वल टू के, कंसंट्रेशन ही रहने दीजिए, ए मत लिख के कंसंट्रेशन की पावर n मान लिया। मींस यहाँ पे कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की होती है तो कंसंट्रेशन की पावर n मान लिया। और जो दूसरा आपके पास डेफिनेशन है रेट की, वो क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, यही होता है आपके पास। तो यहां पे क्या करिए आप, सीधा लिख दीजिए कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो दोनों जो फर्स्ट और सेकंड जो एक्सप्रेशन है आपके, दोनों रेट के लिए हैं बेटा। अगर दोनों रेट के लिए हैं तो आपस में क्या करिए, नहीं इक्वल कर दीजिए। क्या बनेगा आपके पास, के कंसंट्रेशन की पावर n दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। और ये जो कंसंट्रेशन होगी बेटा रिएक्टेंट की होगी, ठीक है। अगर रिएक्शन जो है वो इरिवर्सिबल है, और अगर रिवर्सिबल है तो वो डिपेंड करता है कौन सी डायरेक्शन में जो है वो शिफ्ट हो रही है बेटा। तो यहां से आपको k की वैल्यू चाहिए, तो k विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन अपॉन टाइम और इनटू कंसंट्रेशन की पावर n, ठीक है। ऊपर ले जाइए कंसंट्रेशन, और दोनों ये आपके पास ऊपर जाके -n हो जाएगा, तो 1 - n और टाइम इनवर्स। अब क्या करें बेटा, इसमें वैल्यू रख दें। जैसे कंसंट्रेशन की क्या वैल्यू आएगी आपके पास, मोल पर लीटर, पता होगा आप लोगों को। और बाहर जो पावर है वो क्या हो जाएगी, 1 - n। और टाइम की जो लेंगे बेटा यहाँ पे वो ले लेंगे पर सेकेंड। तो ये जो एक्सप्रेशन आया आपके पास बेटा, ये आ गया जनरल एक्सप्रेशन फॉर यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर nth ऑर्डर के लिए। अब देखिए, जैसे फॉर 0 ऑर्डर के लिए ले रहे हैं बेटा हम, 0 ऑर्डर कोई रिएक्शन है उसके लिए आपसे पूछा गया कि रेट कांस्टेंट की क्या यूनिट होगी। तो फॉर 0 ऑर्डर आपको n की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 0। अगर आपने बेटा इसमें n की वैल्यू 0 रखी तो k की यूनिट जो आएगी आपके पास दैट इज मोल पर लीटर पर सेकेंड। और ये जो यूनिट है ये सेम है, सेम यूनिट एज दैट ऑफ रेट। कई बार ये क्वेश्चन में पूछा जाता है बेटा आपसे कि ऐसा ऑर्डर बताओ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन विच रेट कांस्टेंट हैव सेम यूनिट एज दैट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो दैट इज योर 0 ऑर्डर। तो ध्यान रखें आप इस चीज का बेटा, 0 ऑर्डर के लिए है ये। और अब इसी तरह से आप ले लीजिए फॉर फर्स्ट ऑर्डर। जो फर्स्ट ऑर्डर होगा आपका उसमें n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 1। अगर n 1 रखा तो k की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, देखिए मोल पर लीटर, और बाहर क्या हो जाएगा बेटा 1 - 1 पर सेकेंड, और क्या बन गया दैट इज पर सेकेंड रह जाएगा बेटा, ठीक है। इसी तरह से फॉर सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू 2। तो बता सकते हैं क्या बनेगा बेटा, दैट इज मोल पर लीटर, और बाहर क्या हो जाएगा 1 - 2 पर सेकेंड। तो दैट इज मोल इनवर्स लीटर पर सेकेंड। ये यूनिट आ जाएगी बेटा आपके पास किसके लिए, फॉर सेकेंड ऑर्डर के लिए। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर एक आपके पास न्यूमेरिकल है, उसको देख लीजिए कैसे क्या आता है न्यूमेरिकल, कैसे आपने करना होता है। जैसे आपको न्यूमेरिकल दिया है बेटा फॉर रिएक्शन
ए चेंजेस टू प्रोडक्ट, ये रिएक्शन कोई ले ली हमने। इफ concentration of reactant means concentration of A increases 3 times, then rate of reaction becomes 27 times. Then calculate order of reaction and also write unit of K for this order. ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। क्या करेंगे सबसे पहले, for reaction A changes to product, suppose रेट लॉ मान लेते हैं बेटा अपनी तरफ से, दैट इज R इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर N, ये मान लिया हमने, ठीक है। नंबर 1 दे दीजिए इसको। नाउ इफ कंसंट्रेशन ऑफ A increases 3 times, then rate of reaction becomes 27 times, ठीक है जी। तो देयरफॉर क्या आएगा आपके पास, 27 R इज इक्वल टू K 3A की पावर N, कि हमने 3 टाइम्स क्या कर दिया बेटा, बढ़ा दिया इसको। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, यूं लेके और इसको दूसरा कोई ब्रैकेट लगा लीजिए, तो देख सकते हैं आप क्या बन जाएगा बेटा, K 3 की पावर N और A की पावर N, ये आ गया आपके पास नंबर 2। नाउ डिवाइडिंग सेकेंड बाय फर्स्ट, तो क्या बनेगा बेटे, 27 R अपॉन R इज इक्वल टू K 3 की पावर N A की पावर N अपॉन K कंसिडरेशन ऑफ A की पावर N। इससे बेटा ये डायरेक्टली कैंसिल, K से K गया तो आपके पास यहां से क्या बन गया, 3 की पावर N, R से R कैंसिल, तो यहां से आप लिख सकते हैं बेटा 3 की पावर N इज इक्वल टू 27 और 3 की पावर N इज इक्वल टू 3 की पावर 3, क्योंकि 27 को लिख सकते हैं हम ये। तो यहां से बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, N इज इक्वल टू 3, मीन्स कौन सा ऑर्डर हो गया बेटा, ये थर्ड ऑर्डर आ गया आपके पास। तो यहां से अगर आप रेट लॉ लिखना चाहें तो रेट इज इक्वल टू K A की पावर 3। तो यूनिट के लिए एक्सप्रेशन लिखना है बेटा, अब आपने यूनिट ऑफ K, यूनिट ऑफ K में क्या आ जाएगा आपके पास, N इज इक्वल टू 3, तो क्या यूनिट बनेगी बेटा, मोल पर लीटर, और बाहर क्या लिख देंगे 1 माइनस N पर सेकेंड। तो क्या बने बेटा आपके पास ये, दैट इज पर मोल स्क्वायर लीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये आपके पास जो है रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है वो आ जाएगा बेटा, इसका जो एक्सप्रेशन है आपके पास। तो नेक्स्ट देखिए, तो बेटा नेक्स्ट जो हमने एग्जांपल लिया है इसमें आप देख सकते हैं 2NO + 2H2 गिव N2 + 2H2O, ये हमारे पास कोई रिएक्शन दिया है और साथ में डाटा दिया गया है इसके ऑब्टेन जो किया गया है इसमें, दैट इज 3 एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। तो इसमें हमें जो दिया है कंसंट्रेशन ऑफ NO, कंसंट्रेशन ऑफ H2, और ये यूनिट दिया है मोल पर लीटर में बेटा, और ये दिया है रेट, जो इनकी रेट दी है मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है, क्योंकि जो रेट होती है वो होती है कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। अब इसी तरह से आपके पास यहाँ पे वैल्यू दे रखी है इन्होंने, जैसे 5 × 10⁻³ अगर कंसंट्रेशन इसकी है तो 2.5 × 10⁻³ अगर हाइड्रोजन की रखी तो ये इसकी रेट आ रही है बेटा। यहाँ पे दूसरे स्टेप में अलग ले लिया, तीसरे में अलग ले ली, इसी तरह से
तो आपने इसमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक तो आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है, दूसरा क्या करना है हमने, फाइंड रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। तीसरा आ गया फाइंड रेट इफ कंसंट्रेशन ऑफ NO एंड H2 इज दिस। तो ये चीज़ आपने निकालनी है। मीन्स पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें रेट लॉ निकालना पड़ेगा बेटा डायरेक्टली। तो जो चीज़ हमें निकालनी है उसको पहले क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे। इसमें हमने क्या किया, रेट लॉ मान लेंगे बेटा। रेट इज इक्वल टू क्या मानेंगे बताओ, के, और रेक्टेंट एक आ गया आपके पास NO की पावर अल्फा मान लो बेटा, और हाइड्रोजन की पावर क्या मान लेंगे, बीटा मान लेंगे। ठीक है। अब जो एक्सपेरिमेंट आपको दे रखा है उसमें उसके अकॉर्डिंग वैल्यू निकालेंगे बेटा। तो देखिए पहला जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट है, तो उसमें आपके पास रेट कितनी दी है बेटा, 3 × 10⁻⁵ हमने रेट रख ली, और के NO की जो कंसंट्रेशन दैट इज 5 × 10⁻³ की पावर क्या हो जाएगी बेटा, अल्फा, और हाइड्रोजन की जो कंसंट्रेशन है 2.5 × 10⁻³ की पावर बीटा। इसको दे दीजिए नंबर 1। इसी तरह से बेटा क्या करेंगे, अब सेकंड इक्वेशन वाला आप वो सेकंड जो एक्सपेरिमेंट है उसके लिए वैल्यू लिखिए। तो यहां पे देख सकते हैं आप 9 × 10⁻⁵ दैट विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, ये हो जाएगा k × 15 × 10⁻³ की पावर अल्फा, और जो हाइड्रोजन है उसकी कंसंट्रेशन को क्या रखा है बेटा, इसमें सेम रखा है, -3 की पावर बीटा। इसको दे दो सेकंड नंबर। अब क्या करें बेटा, डिवाइडिंग। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत बार आया बेटा यहां से क्वेश्चन। सेकंड बाई फर्स्ट कर लीजिए डिवाइड। 9 × 10⁻⁵ अपॉन 3 × 10⁻⁵, that will be equal to k 15 × 10⁻³ की पावर अल्फा, 2.5 × 10⁻³ की पावर बीटा, एंड डिवाइड बाई k 5 × 10⁻³ की पावर अल्फा एंड 2.5 × 10⁻³ की पावर बीटा। इससे ये डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा बेटा, पूरी की पूरी टर्म। k से k कैंसिल हो जाएगा, -5 से -5 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो यहां पे बचेगा 3 इज इक्वल टू 15 की पावर अल्फा अपॉन 5 की पावर अल्फा। तो आपके पास क्या बच गया बेटा, डायरेक्ट आ गया 3 की पावर अल्फा। तो 3 की पावर अल्फा इज इक्वल टू 3, तो 3 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 की पावर 1 लिख सकते हैं बेटा। तो यहां से जो अल्फा आया आपके पास, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब है अल्फा किसका ऑर्डर था बेटा, अल्फा जो है वो NO के विद रिस्पेक्ट ऑर्डर है, तो इसलिए अल्फा की वैल्यू जो है वो फर्स्ट आ गई। अब क्या करें, आप थर्ड इक्वेशन ले लीजिए बेटा। इक्वेशन थर्ड मतलब एक्सपेरिमेंट थर्ड के अकॉर्डिंग, एक्सपेरिमेंट थर्ड, उसके लिए रेट लॉ लिखेंगे हम। तो आपके पास क्या बन जाएगा, रेट कितनी दी है इसमें थर्ड में, देखिए 3.6 × 10⁻⁴, दैट विल बी इक्वल टू के, और यहां पे हो जाएगा NO की जो कंसिडरेशन है 15 × 10⁻⁻3, 10 इंटू, और इसकी पावर क्या हो जाएगी बेटा, दैट इज अल्फा, 10 × 10⁻³ की पावर बीटा। इसको दे दीजिए नंबर थर्ड। अब क्या करें आप बेटा, थर्ड को डिवाइड कर दो सेकंड से, डिवाइडिंग थर्ड बाई सेकंड। देखिए आप इक्वेशन में क्या बनेगा, 3.6 × 10⁻⁴, और डिवाइड बाई कितना था बेटा यहां पे, दैट इज 9 × 10⁻⁵। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू के 15 × 10⁻³ की पावर अल्फा, 10 × 10⁻³ की पावर बीटा, दैट इज डिवाइडेड बाई के 15 × 10⁻³ की पावर अल्फा एंड 2.5 × 10⁻³ की पावर
बीटा। डिवाइड करें बेटा, के से क्या गया, ये पूरी टर्म गई, और यहां से देखिए आपके पास क्या बच गया, यहां से आपके पास बचेगा 4 इज इक्वल टू, और यहां पे देखेंगे आप 10 डिवाइड बाई 2.5, तो यहां पे क्या गया आपके पास 4, और इसकी पावर क्या हो जाएगी बीटा। तो यहां से बेटा जो बीटा आया वो क्या आ गया, फर्स्ट मींस 1 आ गया। तो यहां से एक बात तो क्लियर होगी कि NO और हाइड्रोजन के विद रिस्पेक्ट जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो कितना है बेटा, फर्स्ट ऑर्डर है। क्लियर है। तो आपके पास यहां से रेट लॉ क्या बन गया बेटा, तो आप देख सकते हैं देयरफॉर रेट इज इक्वल टू के कंसिडरेशन ऑफ NO इंटू कंसिडरेशन ऑफ H2। दोनों का फर्स्ट ऑर्डर हो गया बेटा, चाहे आप 1 लगाओ ना लगाओ एक ही बराबर है। तो यहां से जो पहली चीज हमसे पूछी थी दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप यहां पे निकालोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2, सेकेंड ऑर्डर आ जाएगा बेटा ये टोटल जो है रिएक्शन का। अब दूसरा इन्होंने क्या पूछा है बेटा आपसे, दूसरा पूछ रखा है इन्होंने, दूसरा पार्ट जो था हमारा दैट इज रेट कांस्टेंट। तो आपको पता है रेट इज इक्वल टू के कंसिडरेशन ऑफ NO इंटू कंसिडरेशन ऑफ H2। अब क्या करेंगे, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से वैल्यू भर देंगे, तो रेट की जो वैल्यू दी है वहां पे 3 × 10⁻⁵ दैट इज इक्वल टू के 5 × 10⁻³ 2.5 × 10⁻³ और दोनों के पावर 1 है बेटा। तो यहां से जो के आएगा आपके पास 3 × 10⁻⁵ अपॉन 5 × 2.5 आ जाएगा, आई थिंक आपका 7.5 25 सॉरी 12.5 आएगा, इंटू में 10⁻⁻ कितना हो जाएगा बेटा 6। ठीक है। तो यहां से जब आप के की वैल्यू निकालोगे तो यहां से रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू आएगी बेटा दैट इज 2.4। अब कैलकुलेट करते हैं इसको, और दूसरी बात यहां पे आपको यूनिट लिखनी पड़ेगी जरूर, दैट इज पर मोल स्क्वायर, सॉरी पर मोल लीटर पर सेकेंड, क्योंकि आपके पास जो ऑर्डर है यहां पे वो सेकंड ऑर्डर है, तो इसलिए आपके पास पर मोल लीटर पर सेकेंड। अब इसका थर्ड पार्ट है आपके पास, लास्ट पार्ट है आपका, तो इसमें आपने क्या करना है, आपको रेट निकालनी है बेटा। तो रेट इज इक्वल टू एक्सप्रेशन वही लिखेंगे के इंटू NO इंटू H2। तो यहां पे आपको क्या दी है, कंसिडरेशन दे रखी है बेटा, और के की वैल्यू भी आपको पता है ये 2.4, और NO की कंसिडरेशन भी सेम है और उसकी भी सेम है बेटा, H2 की भी -3 8 × 10⁻³ अगर इसको आप सॉल्व करके देखोगे तो वैल्यू आएगी 1.536 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये आपका रेट का एक्सप्रेशन आ गया। तो तीनों पार्ट जो थे हमने इसके सॉल्व कर लिए हैं। इस टाइप के न्यूमेरिकल की आप प्रैक्टिस करिए, बुक में काफी दे रखे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।